कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। रामगढ़ गांव में सरपंच भोलानाथ का पाप का घड़ा पिछले 10 सालों से भर रहा था। उसके लालच और भ्रष्टाचार ने गांव को विकास की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया था। गांव वाले हर दिन उसके नए कारनामों से परेशान थे, लेकिन बेबसी में चुप थे। सरपंच जी, ये सारा पैसा गांव वालों ने मिलकर इकट्ठा किया है गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए। आपने उनसे कहा था ना कि अब गांव के बजट में पैसे नहीं बचे हैं, तो उन्होंने खुद ही जमा कर दिया। अरे वाह वाह सहायक जी, ये तो बहुत सारा पैसा है। ये गांव वाले अंदर ही अंदर बहुत माल दबा कर रखते हैं, इसलिए तो मैंने ये चाल चली थी ताकि इनका दबा हुआ पैसा बाहर निकाल सकूं। क्या मतलब है आपका सरपंच जी? अरे सड़क की मरम्मत से क्या होगा? गांव को गांव की तरह ही रहना चाहिए ना। गांव की जमीन कितनी पावन होती है, उसके ऊपर कंक्रीट और डामर की सड़क बनवाकर उसका अपमान क्यों करना भाई? तो फिर इस पैसे का क्या करना है? क्या इसे गांव वालों को वापस लौटा देना है? अरे कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मेरे ऑफिस में लक्ष्मी आई हो और मैंने उसे वापस लौटाया हो? अरे आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते मूर्ख। वाह वाह सरपंच जी, आप तो बहुत समझदार हैं। भोलानाथ सिंह गांव का सरपंच था और बहुत लालची था। उसने गांव वालों का सारा पैसा हजम कर लिया और सड़क पर सस्ता काम करवा दिया, जो अगली बारिश आते ही बह गया। ये क्या है सरपंच जी? ये कैसा काम कराया है आपने जो पहली बारिश आने पर ही बह गया? अरे अरे अरे, आप सब ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने तो पूरे दिल से अच्छा ही काम कराया था। अब मजदूरों ने ही अच्छा काम नहीं किया तो इसमें मेरी भला क्या गलती है? हाँ, अब देखिए मेरी निष्ठा पर संदेह मत करिए। हाँ, मुझसे ज्यादा इस गांव का कोई भला नहीं चाहता होगा। अरे बस बस सरपंच जी, हम समझ गए कि आप पूरी तरह से गांव के लिए समर्पित हैं। अब फिलहाल ये बहस छोड़िए और किसी को बुलवाकर सड़क की हालत ठीक करवाइए। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन पहले हमें पैसे भी तो जमा करने पड़ेंगे ना, वरना काम कैसे शुरू होगा? सभी लोग भोलानाथ सरपंच की ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। अरे दिए तो थे अभी पैसे, और इसी सड़क के काम के लिए दिए थे ना। हम सबने कैसे कैसे करके जमा किए थे, और अब आप फिर से हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। अरे तो क्या अब मैं अपनी जेब से गांव की सड़कों का खर्चा भरूंगा? हाँ, और फिर मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तो जनसेवक हूँ, 2 रोटी खाने भर का ही कमाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, आप सब पैसे जमा करके ऑफिस में भिजवा देना। इतना कहकर भोलानाथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन गांव वालों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सरपंच जी का लालच तो आसमान छू रहा है। मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। क्या करें भाई, 10 साल से लगातार यही सरपंच बन रहे हैं। गांव भर में कोई और ढंग का पढ़ा लिखा है भी तो नहीं जो सरपंच के इलेक्शन में खड़ा हो सके। तो हमारे पास चारा ही क्या है? लोग लालची सरपंच को थोड़ा बहुत कोसकर वापस से अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन सरपंच के लालच का तो ये बस एक छोटा सा ही नमूना था। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आते हैं। सरपंच जी, आपके गांव में 2-2 स्कूल खुलवाए गए, फिर भी बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अरे हम क्या करें साहब, हम तो चाहते हैं कि गांव के सब बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, मगर उनके माँ बाप उन्हें खेतों में ले जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। अच्छा, तो ये समस्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज है। सरकार आपको ग्रांट देगी, जिससे कि आप उन बच्चों का सारा खर्चा सरकारी पैसे से उठा सकते हैं। उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी किताबें, अब सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी है। जब लोगों के बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, तब तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे ना। अरे हाँ हाँ बिल्कुल साहब, जरूर भेजेंगे। आप बस ग्रांट लिखवाइए, बाकी सब काम हम कराते हैं ना। और उसके जाते ही जोर जोर से हंसने लगा। वाह वाह वाह, ये तो डबल मुनाफा है। कैसे सरपंच जी, इसमें भला हमारा कैसा मुनाफा? अरे जो सरकारी स्कूल इन लोगों ने बनवाया था, उसे तो मैंने दर्जियों और दुकानदारों को किराए पर दे दिया है।
वो मुझे महीना महीना अच्छा किराया देते हैं, ये सोचकर कि मैंने अपनी ज़मीन उन्हें सस्ते में किराए पर दे दी है और अब ये ग्रांट मिलेगी तो उसे भी अपनी जेब में रखूंगा। ओहो सरपंच जी, आपसे तो सच में बहुत कुछ सीखना बाकी है। तभी सरपंच का आदमी आता है। सरपंच जी, अरे सरपंच जी, शिक्षा विभाग से कोई बाबू आए हैं स्कूल का मुआयना करने। ये सुनकर सरपंच और उसके सहायक के होश उड़ गए। अरे मर गए, अब क्या होगा? चल जल्दी चल, कुछ करना पड़ेगा। सरपंच भागा भागा स्कूल पहुंचता है, जहां सच में एक अफसर मुआयने के लिए खड़ा था। स्कूल के कमरों में दर्जी कपड़े सिल रहे थे और एक दुकानदार अपनी दुकान सजाए बैठा था। सरपंच जी, यह स्कूल है या बाजार? इन कमरों में बच्चे कहाँ हैं? अरे साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग? ये दर्जी क्या सिखा रहा है? ये सिलाई और कढ़ाई का कोर्स है। हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए कितनी बारीक सिलाई कर रहा है। क्यों रे, बच्चों को ठीक से सिखा रहा है ना? दर्जी बेचारा घबरा कर हाँ में सिर हिला देता है। स्कूल की कैंटीन में किराने की दुकान क्यों खुली है? वहाँ कौन सी ट्रेनिंग चल रही है? साहब, ये हमारा प्रैक्टिकल गणित और व्यापार प्रबंधन का क्लासरूम है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। अफसर को सरपंच की बातों पर शक हो जाता है, लेकिन वह कुछ साबित नहीं कर पाता और चेतावनी देकर चला जाता है। सरपंच की जैसे तैसे जान बचती है। क्या बात है बुढ़ऊ, आज सवेरे से बहुत काम करने में लगे हो। कोई आने वाला है क्या? पहले अपनी उम्र देखो तो, बड़ी आई मुझे बुढ़ऊ कहने वाली। और वैसे आज मेरा भतीजा शहर से आने वाला है, उसी के आने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, कितने दिनों बाद उसे देखूंगी। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है। लो देख लो काकी, आ गया मैं। अरे अरे, कितना बड़ा हो गया है रे बच्चा, कैसा हीरो जैसा दिखता है शहर में रहने से। बस बस काकी, एक तुम ही तो हो जिसे मैं हीरो जैसा लगता हूँ, वरना शहर में तो ऐसे तमाम हीरो हैं। अरे छोड़ो इसे बेटा, ये बुढ़िया तो कुछ भी बकती है। आजा अंदर चल, इतनी दूर से आया है, बहुत थक गया होगा ना। रामदयाल अपने भतीजे की खातिरदारी में लग जाता है। अगले दिन रोहन गांव की सैर पर निकलता है और उसे गांव की बदहाली देखकर बहुत दुख होता है। जब गांव वाले उसे इलेक्शन लड़ने के लिए मना लेते हैं तो वो एक नई योजना बनाता है। इलेक्शन का माहौल गर्म था। रोहन ने भाषण देने के बजाय एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। गांव के चौराहे पर ढोल बजने लगा और भीड़ इकट्ठा हो गई। आइए आइए, देखिए एक अनोखा खेल, नाम है सरपंच जी का पेट। नाटक में एक कलाकार मोटे पेट वाला सरपंच भोलानाथ बना था। वो गांव वालों से पैसे लेता और अपने पेट एक मटके में डालता जाता। सड़क का पैसा खा जाऊंगा, स्कूल का पैसा खा जाऊंगा, अरे बिजली का बिल भी मैं ही पचा जाऊंगा। जब भी कोई ग्रामीण अपनी समस्या लेकर आता तो वह कलाकार अपना मोटा पेट दिखाकर कहता, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। ये देखकर गांव वाले खूब हंसते और तालियां बजाते। सरपंच भोलानाथ, जो छिपकर ये सब देख रहा था, गुस्से से लाल हो गया। ये नौटंकी बंद करवाओ, ये मेरी बेइज्जती है। कैसे बंद करवाएं सरपंच जी, पूरा गांव तो मजे ले रहा है। इस नुक्कड़ नाटक से रोहन की लोकप्रियता और बढ़ गई और सरपंच की झूठी छवि पर सीधी चोट पड़ी। इलेक्शन के दिन करीब थे। बहनों और भाइयों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सालों बाद सरपंच इलेक्शन के लिए एक दमदार कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब दोनों कैंडिडेट एक एक करके स्टेज पर आएंगे और अपना भाषण सुनाएंगे ताकि मतदाता अपना वोट सोच समझ कर दे सके। सबसे पहले रोहन स्टेज पर जाता है। यो और बहनों, मैं यहाँ आपसे बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि ये गांव हमारा घर है
आज तक हमारे पैसों से हमारी ही सड़कें टूटी हैं, हमारे बच्चों के स्कूल खाली पड़े हैं और हमारी बिजली चोरी हुई है। मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं सिर्फ सेवा करने आया हूं। अगर आप सबका हाथ मिला तो हर रुपया, हर योजना, हर काम आपके सामने आपके हक में होगा। रोहन का जबरदस्त भाषण सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से इलाका गूंज उठा। सरपंच भोलानाथ के भी पसीने छूटने लगे। अब बारी उसकी थी। भाइयों और बहनों, मैंने लालच में आकर आप सबका हक मारा और बहुत गलतियां की। आज पहली बार सच बोल रहा हूं। मैंने पैसे खाए, स्कूल किराए पर दिए, बिजली चुराई, लेकिन अब ये गांव मुझे नहीं बल्कि सच्चाई को चाहिए। हाँ, अब मैं सच्चाई से लड़ूंगा और जीतूंगा, और इस इलेक्शन के बाद आपको एक नया सरपंच मिलेगा जो ईमानदार होगा। तो क्या आप मुझे अपने बीते सालों की गलती को सुधारने का एक मौका नहीं देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर देंगे आप। इतना कहकर भोलानाथ स्टेज से नीचे उतर आया और गांव वालों के बीच एक सन्नाटा छा गया। सरपंच के बदले हुए रूप की चर्चा होने लगी और वो खुद सड़क ठीक करवाने और स्कूल की मरम्मत करवाने का नाटक करने लगा। लेकिन रोहन को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने सरपंच का पर्दाफाश करने की ठान ली। गलत तो आप अभी भी कर रहे हैं सरपंच जी, और वो भी मेरे साथ। अरे अरे, आओ आओ रोहन भाई आओ। और गलत? मैंने क्या गलत कर दिया तुम्हारे साथ? आपने खुद तो सालों तक खूब माल कमाया, और अब जैसे ही मेरी 4 पैसे कमाने की बारी आई, आपने पार्टी ही बदल ली। अब आप ईमानदारी की गाड़ी पर सवार हो गए हैं। अरे मैं क्या, शहर में नौकरी छोड़कर इसलिए गांव में रहने आया था। अब क्या कर सकते हैं, बेईमानी की कमाई खाते खाते बहुत दिन हो गए। अब ईमानदारी की दाल रोटी ही खाऊंगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया है। ठीक है, मैं तो सोचा था चाहे सरपंच आप बने या मैं, मिलकर काम करेंगे और आधा आधा बांटेंगे। अरे शहर में एक से बढ़कर एक स्कीम्स है जो खास गांव के विकास के लिए थी। मैं सबको आप तक लेकर आता, लेकिन अब आपको बिरयानी छोड़कर दाल रोटी खानी है तो वही सही। मैं चलता हूं। रोहन उठकर जाने लगता है और पीछे से आवाज आती है, रुको जी। कहिए। आओ आओ आओ, गले लगो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताए अपने इरादे? अरे नेकी और पूछ पूछ मिलकर काम करेंगे ना। ये शराफत का चोला तो बस गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने के लिए था, बाकी अंदर से मैं वही था। सुना गांव वालों, अंदर आ जाओ। ये सुनकर तो भोलानाथ कांप गया। कुछ गांव वाले बाहर छुपे ये सब सुन रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, चोर चोरी से नहीं जा सकता और लालची आदमी लालच से। भला हो इस लड़के का जो तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, वरना फिर से तुम्हें सरपंच बनाकर अब हम सबको झेलना पड़ता। सरपंच भोलानाथ अब कहीं का नहीं रह गया था। उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। 3 दिन बाद इलेक्शन हुए और रोहन को सरपंच चुना गया। बुराई और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। सरपंच ने सुधरने का कितना भी अच्छा नाटक क्यों ना किया हो, उसका असली लालची स्वभाव छिपा नहीं रह सका। रोहन की एक छोटी सी चाल ने उसकी सारी पोल खोल दी। इससे ये सीख मिलती है कि झूठ के पांव नहीं होते,